इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेशन एज की। 1660 से 700 के बीच के पीरियड को इंग्लिश हिस्ट्री में रेस्टोरेशन एज कहा गया, क्योंकि 1660 में दोबारा से इंग्लैंड में मोनार्की स्टार्ट हो चुकी थी। किंग चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड के थ्रोन को 1660 में जीत लिया था और जो कुछ प्यूरिटन्स ने स्टार्ट किया था या खत्म किया था, उन सब चीजों को खत्म और शुरू कर दिया गया। जैसे थिएटर्स दोबारा से खोल दिए गए, चर्च ऑफ इंग्लैंड को नेशनल चर्च डिक्लेयर कर दिया गया, शराब से बैन हटा दिया गया था। चार्ल्स का कोई लेजिटिमेट एयर नहीं था, लेकिन एक कैथोलिक ब्रदर जरूर था जिसका नाम था जेम्स। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में एंटी कैथोलिक माइंडसेट के लोग थे, जिनका लीडर अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी था। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि जेम्स इंग्लैंड का किंग बने आगे फ्यूचर में, लेकिन चार्ल्स चाहता था कि रॉयल लाइन ही आगे भी इंग्लैंड की सत्ता को संभाले रहे। इसलिए किंग चार्ल्स सेकंड और पार्लियामेंट के बीच स्ट्रगल चलती रहती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड में दो पार्टी बन गई, एक जो किंग को सपोर्ट करती थी और दूसरी जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करती थी। इन पार्टीज के नाम थे विग्स एंड टोरीज। टोरीज रॉयल्टी को सपोर्ट करते थे, जबकि विग्स पार्लियामेंट को। ये सब जेम्स को इंग्लैंड के थ्रोन से अलग रखने के लिए था। इसको द एक्सक्लूजन क्राइसिस कहा गया, लेकिन चार्ल्स ने इस क्राइसिस का एंड कर दिया और पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। और फाइनली जेम्स सेकंड 1685 में इंग्लैंड का राजा बना। लेकिन जेम्स सेकंड की इंग्लैंड की एज ए किंग जर्नी इतनी आसान नहीं रही। सबसे पहली बात, जेम्स सेकंड कैथोलिक था। दूसरा, वह पार्लियामेंट को काम नहीं करने दे रहा था। इस वजह से इंग्लैंड के नोबल्स और पावरफुल लोगों ने जेम्स को हटाने के लिए उसकी बेटी मैरी और उसके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को फ्रांस से इनवाइट किया इंग्लैंड के थ्रोन को उसको देने के लिए। और एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ 1668 में जिसमें कोई मारा नहीं गया, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और इंग्लैंड की सत्ता बदल गई। पार्लियामेंट में 1689 में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया, जो आज भी इंग्लैंड में चली आ रही है। इस पीरियड में मोरालिटी खत्म और करप्शन चारों तरफ फैली हुई थी। किंग्स भी मोरली करप्ट हो चुका था, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों से चारों तरफ से घिरा रहता था। लेकिन ग्लोरियस रेवोल्यूशन होने के बाद समाज में लोगों के बीच में शांति आ गई और कंट्री काफी हद तक स्टेबल हो गई। इस पीरियड के लोगों के पास पहले से ज्यादा आजादी थी। उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम थी, जिससे आर्ट और कल्चर ने प्रोग्रेस किया। किंग चार्ल्स सेकंड बड़ी बड़ी खर्चीली पार्टियां करने के लिए जाना जाता था, जिससे समाज क्रिएटिव हो रहा था। नए नए फैशन सोसाइटी में आ रहे थे। इन पार्टीज की वजह से प्लेज, ओपराज और म्यूजिक और ज्यादा पॉपुलर और प्रोग्रेसिव हो रहे थे। इंग्लैंड के इतिहास में ये समय ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ का समय था। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन एज के लिटरेचर के बारे में। जैसे हमने पहले बात की थी कि इस एज में करप्शन चारों तरफ फैली हुई थी, जिसका असर लिटरेचर पर भी पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि फ्रेंच लिटरेचर और लैंग्वेज का भी इस एज के लिटरेचर पर असर पड़ा। इस एज का मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट था हुदीब्रास, जिसे सैमुअल बटलर ने 1613 में लिखा था और 3 पार्ट्स में 1663 और 1664 और 1678 में पब्लिश किया। इस वर्क में प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया गया था। इस एज का ड्रामा दूसरी राइटिंग फॉर्म से ज्यादा फेमस था। इसमें मोस्टली हीरोइक प्ले लिखे जाते थे। ऐसे प्लेस में आइडल्स ऑफ लव, ऑनर ऑफ करेज जैसे एलिमेंट्स हुआ करते थे। रेस्टोरेशन कॉमेडी में मोस्टली सैटायर हुआ करता था और अपर क्लास सोसाइटी के बारे में ये कॉमेडी होती थी। मोस्टली 2 तरह के ड्रामा इस पीरियड्स में लिखे गए, पहला हीरोइक ड्रामा और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। पहले बात करते हैं हीरोइक ड्रामा की। तो ऐसे ड्रामा में प्रोटोगोनिस्ट को लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट किया जाता था, रेटोरिकल डायलॉग हुआ करते थे और सबसे खास बात, उनको हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था। ड्राइडन ने हीरोइक प्ले को एन इमिटेशन ऑफ ए हीरोइक पोएम कहा है। लव और करेज इन प्लेस के मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे। जॉन ड्राइडन इस एज का रिप्रेजेंटेटिव राइटर था। उसका पहला हीरोइक ड्रामा था द इंडियन क्वीन 1664 में। इसके बाद और भी बहुत से हीरोइक प्लेज लिखे गए। अब बात करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर की। ये ड्रामेटिक कॉमेडी का एक ऐसा स्टाइल था जो अपर क्लास सोसाइटी के लाइफ के बारे में था। इसमें इंट्रिग, मनी और रिलेशनशिप जैसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। कॉमेडी ऑफ मैनर बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से इंस्पायर थी। कह सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन एज की हाई सोसाइटी का मिरर था।
अगर बात करें सेक्सुअल एलिमेंट्स की, तो इसमें ये एक अच्छे खासे हुआ करते थे, इसीलिए इसको क्रिटिक्स ने इमोरल कॉमेडी कहा है। इसी इमोरैलिटी पर जेरेमी कॉलियर ने रेस्टोरेशन प्लेराइट जैसे ड्राइडन, कॉन्ग्रीव और वेकरले को क्रिटिसाइज किया था। इस एज के मेन ड्रामेटिस्ट थे जॉर्ज एथरेज, विलियम वेकरले, विलियम कॉन्ग्रीव, एफ्रा बेन और जॉन वेनब्रू। इस एज के दूसरे फॉर्म के राइटर जैसे सैमुअल बटलर, जॉन बनियन, जॉन लॉक, सैमुअल पेपेस। सैमुअल पेपेस की इंग्लिश हिस्ट्री में डायरी फेमस है, जिसमें 1660 से 1669 तक का रिकॉर्ड मिलता है। लास्ट में हम एक नज़र दोबारा से इस एज पर डालें तो हम कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन एज के मेन ड्रामेटिस्ट थे विलियम वेकरले, एफ्रा बेन, जॉन वेनब्रू और जॉर्ज एथरेज। विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक क्रिश्चियन एलेगरी है जो बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। सैमुअल पेपेस और जॉन एवलिन रेस्टोरेशन एज के 2 डायरी राइटर थे। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम न्यू क्लासिकल एज या फिर ऑगस्टन एज की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।